अब ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स. It is to be noted that the bonus amount will reduce by 1.25. Hence, employee will not increase speed. Hence, quality will not suffer. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू किया बेटा आज. अभी 38 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में. ये मैंने अभी लिखवाया और ये लिखवाया है. अभी इसको ग्रुप पे शेयर कर देंगे. ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ से देख लेना. चलो एक और लिखो बेटा, तब समझाता हूँ, फिर तीनों समझ में आएंगे एक साथ. अब यहाँ से कंटिन्यू कर लो. एक पेज छोड़ दो इसको लिखने के लिए तुम लोग, और उसके बाद लिखो. चलो लिखो सब लोग. पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम 3 आवर्स, wages rate ₹5, wages rate ₹5. और लिखिए बोनस अंडर रोवन प्लान. ये हो जाएगा टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय वेजेस रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड. तो टाइम सेव्ड हो गया 10 - 3, दैट इज 7 आवर्स. और उसका पेमेंट बन रहा है ₹5 के हिसाब से 35. टाइम लिया इसने 3 आवर्स का, टाइम दिया था हमने 10 आवर्स का. तो ये आ गया हम लोग का 35 × 3 105. तो ये आ गया ₹10.5. तो अब यहाँ लिखेंगे टोटल गेन 7 आवर्स इंटू ₹5. ये हो गया ₹35. एम्प्लॉय will not be happy since he got 30% sharing. Since he got 30% sharing. चलो अब स्क्रीन पे देखो बेटा. देखो ये क्वेश्चन क्या था और क्या इसका हमने आंसर लिखा है. एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसे लिखना है. अब ध्यान से सब लोग सुनिएगा. देखो क्वेश्चन लिखा था, a factory having latest sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme for its worker keeping in view the following. कह रहे हैं बेटा कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव स्कीम देना चाहती है. अच्छा, और इन बातों का हमें ध्यान रखना है. क्या क्या? द एंटायर गेन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन, द एंटायर गेन of improved production in the name of speed quality will not suffer.
The rate of setting department being newly established are liable to commit mistake. क्या कह रहे हैं बेटा? खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना चाहती है और कंपनी इन तीन बातों का ध्यान रखना चाहती है। क्या क्या? क्या बेटा? कि प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आए। आप बताओ, हम किसी को बोनस कब देंगे? जब वो पहले से ज़्यादा काम करेगा, बेटर एफिशिएंसी दिखाएगा, तभी हम लोग बोनस देंगे ना। तो ये लोग बोनस देना चाहते हैं, लेकिन बोनस देते टाइम ये इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि इनका प्रोडक्शन इम्प्रूव करे, स्पीड क्वालिटी सफ़र ना करे। नहीं तो क्या होता है, बोनस कब दिया जाता है? जब एम्प्लॉय ज़्यादा काम करता है। अब पता चला ज़्यादा काम के चक्कर में उसने जल्दी जल्दी यूनिट्स बनाई, डिफेक्टिव निकाल दिया, तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो क्वालिटी भी नहीं सफ़र करनी चाहिए। तो इन और कहते हैं द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली इस्टेब्लिश्ड, कह रहे हैं बेटा इनका वो डिपार्टमेंट जो सारी चीज़ों की चेकिंग करता है वो अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ है, तो उससे भी गलती हो सकती है। तो आप बताइए कौन सा इनके लिए बेस्ट होगा? तो यहाँ लिखा यू आर required to advise a suitable incentive scheme and demonstrate by an illustrative numerical example how would the scheme answer to all the requirement of the management। कह रहे हैं आप इनके लिए एक बढ़िया स्कीम बता दो। तो अब सोचिए सब लोग, बताओ बोनस स्कीम में कौन कौन सी स्कीम पढ़ी है आपने? बोलो कौन कौन सा? रोवन और? अब बताओ किस में पैसे ज़्यादा मिलते हैं? तो हमने कौन सा सजेस्ट करना है? रोवन। तो हमने यहाँ पे सजेस्ट किया कि रोवन स्कीम इज फार बेटर देन हेल्थ से ऑन ऑल 3 पॉइंट। कह रहे हैं इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। तो वैसे अगर हमें बोनस देना है भाई, एम्प्लॉय को जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उसमें ज़्यादा खुश रहेगा ना बेटा। तो हमने क्या सजेस्ट किया? रोवन की स्कीम सजेस्ट करी। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा था एग्जाम्पल दे दे के बताओ कि ये तीनों पॉइंट को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखो मैंने एग्जाम्पल दे दे के लिखवाया, पढ़िए। मैंने कहा मान लीजिए हमने मजदूर को बोला 4 घंटे में कोई काम करने को, और मजदूर ने कर दिया 3 घंटे में, तो उसने कितना टाइम बचाया? 1 घंटे का। हम 5 रुपये 1 घंटे का देते हैं, 1 घंटे का हम लोग 5 रुपये देते हैं। तो जो उसने टाइम बचाया है उसका बनता कितना है? 5 रुपये बनता है। लेकिन जब रोवन के हिसाब से पेमेंट करोगे, जब रोवन के हिसाब से बोनस दोगे, तो अभी आज कई बार लिखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? टाइम सेव्ड इनटू वेजेस रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, यही होता है। तो ये देखो, अगर हम इनके हिसाब से देंगे तो हमने 4 घंटे दिए थे, 3 घंटे में उसने काम पूरा कर लिया, तो 1 घंटा बचाया। 1 घंटे का 5 रुपए के हिसाब से होता 5 रुपए है, लेकिन हम उसका 3/4 उसको देंगे। कितना देंगे? 3.75। कितना देंगे? 3.75। अच्छा इधर देखो, हल्के मत लेना बेटा क्वेश्चन को, ठीक है? मार्क्स कट जाते हैं। जैसे इतना ही लिख पाते हो आप लोग, फिर यहाँ नीचे गड़बड़ होती है। इतना लिखने पे तब जाके हम लोग को मार्क्स मिलेंगे, एक एक पॉइंट को जस्टिफाई करने में। अब चलो बताओ फिर से एक बार, बताओ कितना टाइम दिया था मजदूर को? 4 घंटे। कितनी देर उसने काम पूरा कर लिया? कितना टाइम बचाया? 1 घंटे का अगर हम किसी को पेमेंट करते तो कितना करते? 1 घंटे का हम किसी को पेमेंट करते तो कितना करते? 5 रुपए। तो अगर उसने 1 घंटा टाइम बचाया तो हमारे 5 रुपए बचे कि नहीं बचे? फिर से बताओ, कितना टाइम हमने दिया था मजदूर को, कितनी देर में उसने काम पूरा कर लिया, कितना टाइम बचाया? तो अगर वो टाइम ना बचाता तो उस 1 घंटे का भी 5 रुपए हमारी जेब से जाता। उसने टाइम बचाया इसलिए वो 5 रुपए हमारा बचेगा। तो फैक्ट्री को फायदा कितने का हुआ? 5 रुपए का। कितने का हुआ? 5 रुपए का। लेकिन अगर हम रोवन के प्लान से उसको देते हैं तो उस 5 रुपए में से 5 में से दिया तो हमने 3.75 ही। इसका मतलब ये हुआ जो 5 रुपए बचा इसमें से 3.75 ये तो मजदूर ले गया, और 1.25 फैक्ट्री को फायदा हुआ। ठीक है, तो पहली चीज हमने प्रूव किया क्या? हमने कहा कि अगर हम रोवन का प्लान देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉय जब काम टाइम बचाएगा तो जो उससे पैसा बचेगा। आप बताओ, एम्प्लॉय के 1 घंटा बचाने से हमें 5 रुपए का फायदा हुआ ना, लेकिन ये पूरा 5 रुपए हमने उसको नहीं दिया। क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, द एंटायर गेन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन। अब यहाँ उसने कुछ ना कुछ बेटा मिस कर दिया है, अभी मैं ठीक करवाता हूँ इसको। स्पाइरल वाली बुक लाओ तुम लोग कोई? नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना बेटा यहाँ पे क्या लिखा है। स्पाइरल वाली बुक अगर किसी के पास है तो इस फर्स्ट पॉइंट में आगे क्या लिखा है मुझे लिख के भेजो।
चलो तब तक तुम लोग देखो, बताओ बेटा, हमने 4 घंटे दिया उसको काम करने को, उसने 3 घंटे में काम पूरा कर लिया, तो 1 घंटा बचाया। 1 घंटे का अगर हम किसी को पैसा देते तो कितना देते? 5 रुपए। लेकिन हमने एम्प्लॉय को कितना दिया? 3 रुपए 75 पैसे। तो 1 रुपए 25 पैसे कंपनी को मिला। तो क्या हुआ, उसके 1 घंटा बचाने से जो एंटायर गेन हुआ वो पूरा हमने उसी को नहीं दे दिया, हमने भी रखा और उसको भी दिया, वो भी खुश हम भी खुश। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा पढ़ो। दूसरा बेटा, दूसरा क्या है? तो एक तो ये हुआ, इसमें ऐसा कुछ लिखा है बेटा कि सारा का सारा गेन मजदूर को नहीं चला जाना चाहिए, हमारे पास भी रहना चाहिए। अब दूसरा पढ़ो। दूसरा है, इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी विल नॉट सफर। कह रहे हैं स्पीड के चक्कर में कहीं क्वालिटी ना खराब कर दें ये लोग। तो तो अब देखो, अगर हमारा बोनस सिस्टम ऐसा होगा जो खाली स्पीड को देखता होगा कि जितनी ज़्यादा यूनिट बनाओ, जितनी तेजी से काम करो, जितना समय बचाओ, उसका पैसा मिल जाएगा, तो आदमी खाली स्पीड पे ध्यान देगा, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देगा। तो हमने उसको चेक किया। ये देखो इधर, हमने ऐसे कहा बेटा, मान लो ये दोनों देखना, चलो एक एक करके देखो। मान लो हमने 4 घंटे मजदूर को दिए और उसने स्पीड के चक्कर में 2 घंटे में काम पूरा कर दिया। ठीक है, तो अब बताओ कितना टाइम बचाया उसने बेटा? 2 घंटे। कितना टाइम बचाया? 2 घंटे। अब 2 घंटे का 5 2 10, कितना पैसा हमारा, कितनी सेविंग हुई? 10 रुपए। अब हम उसको कितना दे रहे हैं? हम तो रोवन का प्लान लेके चल रहे हैं, तो होगा टाइम सेव्ड इनटू वेजेस रेट टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। तो देखो बेटा, अब 10 रुपए में से हमने उसको दिया कितना? 5 रुपए। 5 किसको मिला? कंपनी को। ये बात तो खैर पहले ही हो गई है, अब ये देखो यहाँ से क्लियर होगा। फिर से बताओ, यहाँ 4 घंटे दिया था तो आदमी ने कितनी जल्दी काम पूरा कर दिया था? 2 घंटे में। अब मैंने स्पीड बढ़ाई, मैंने कहा मैंने 4 घंटा दिया, उसने एक ही घंटे में निपटा दिया। ठीक है, अब 4 घंटे दिया, उसने कितनी देर में काम पूरा कर दिया? 1 घंटे में। अब नोटिस करना बेटा, तो अब बताओ 1 घंटे में अगर काम पूरा कर दिया तो टाइम बचाया कितना? 3 घंटे। 5 रुपए के हिसाब से 3 घंटे का होता कितना है? 15 रुपए। फैक्ट्री को कितने का फायदा हुआ? 15 रुपए का। अच्छा, उसको क्या मिला ये देखो, अगर रोवन के हिसाब से निकालो तो 3 घंटा उसने बचाया, वेजेस रेट टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, 15 के बदले में उसको मिल कितना रहा है? 3.75। कितना मिला? ठीक है बेटा, अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्या देखो, अगर ऐसा होगा तो अब हमारा मजदूर क्या कहेगा? कहेगा ये इन लोगों ने तो बढ़िया स्कीम बना के रखी है। हमारा मजदूर कहेगा ये लोग तो बढ़िया स्कीम लगा के रखे हैं। कह रहे हैं देखो, जब हम 2 घंटे में काम निपटा रहे हैं तो हमको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का? और अगर हम 1 घंटे में निपटा दे रहे हैं तो केवल हमें 3 रुपए का, 4 रुपए के आसपास मिला है। इससे अच्छा भैया 2 घंटे में काम करो। बहुत तेजी से नहीं करना चाहेगा तो स्पीड लो रखेगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। समझ में? तो ये बात हमने यहां लिखा, इट इज टू बी नोटेड दैट द बोनस अमाउंट विल रिड्यूस बाई 1.25। उसका बोनस 1.25 से घट गया, हेंस एम्प्लॉय विल नॉट इंक्रीज स्पीड, हेंस क्वालिटी विल नॉट सफर। तो ये सेकंड पॉइंट जस्टिफाई हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पहले में क्या जस्टिफाई किया कि तेजी से काम करने से जो बोनस आता है ऐसा नहीं होगा अकेले हम रखेंगे, और ऐसा नहीं होगा अकेले एम्प्लॉय को मिलेगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। ठीक है, फिर आगे लास्ट क्या कहा था बेटा? ये डिपार्टमेंट वाली बात करी थी। लो अब ये देखो, मैंने कहा जैसे मान लो मैंने अपने मजदूर को दिया 10 घंटा, उसने 3 घंटे में निपटा दिया काम, तो कितने घंटे बचाए? 10 घंटे का काम 3 घंटे में कर दिया, कितने घंटे बचाए? 7 घंटे बचाए। 5 रुपए के हिसाब से 7 घंटे का होता कितना है? तो फैक्ट्री को कितने का फायदा हुआ? 35 रुपए का। अब उनको क्या मिला जरा देखो, अगर रोवन के हिसाब से बोनस निकाले तो उनको मिला 10.5 रुपए। तो क्या हुआ, 35 में से हमने 10.5 इनको दिया। बेटा हमने 35 में से 10.5 उनको दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 24.5। 24.5। तो ऐसे में लिखा है बेटा, एम्प्लॉय, भाई टोटल गेन कितने का हुआ था? 35 का, उसमें से एम्प्लॉय को कितना मिला? 10.5। और आप देखो ना सीधे सीधे, 10.5 35 का कितने परसेंट है? 30% आ रहा है। आपने कितना एम्प्लॉय को दिया? 30%। कितना अपने पास रखा? 70%। अपने पास आपने रखा 70%। और जानते हो 30% कहाँ से आ रहा है? ये यही है, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.3।
0.3 तो होता है 30%। ठीक है। अब ये कह रहे हैं बेटा कि द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली इस्टेब्लिश्ड, रेट को सेट करने वाला जो इनका डिपार्टमेंट है वो अभी नया नया बना है, उससे गलती हो सकती है, तो आप कोई बढ़िया ढूंढ के बताओ कौन सा मेथड अच्छा होगा। तो हमने कहा रोवन मेथड से काम करो, हर मामले में वो अच्छा है। रोवन से क्यों क्यों हर मामले में अच्छा है? नंबर एक, सारा पैसा मजदूर को नहीं जाएगा, सारा पैसा फैक्ट्री को नहीं मिलेगा। बोलो बेटा, सारा पैसा मजदूर को नहीं जाएगा और सारा पैसा फैक्ट्री को नहीं मिलेगा, दोनों मिल के ग्रो करेंगे। समझ में आ रहा है? दोनों मिल के ग्रो करेंगे। तो एक तो यहाँ ये आया। दूसरा, अगर मजदूर एक रीजनेबल स्पीड रखता है तो उसको ज़्यादा फायदा होता है, स्पीड वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, रीजनेबल स्पीड पे ज़्यादा फायदा है, स्पीड ज़्यादा बढ़ा देगा तो थोड़ा सा कम फायदा। तो वो क्या है, स्पीड भी अपनी मेंटेन करके चल रखेगा। बोलो समझ में आ रहा है बेटा? स्पीड भी अपनी मेंटेन करके रखेगा। और अब ये जो इन्होंने कहा है ना टाइम सेटिंग डिपार्टमेंट, क्या द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट लिखा है, रेट सेटिंग डिपार्टमेंट लिखा है। रेट सेटिंग डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? मेरी तरफ देखो, रेट सेटिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये बताओ, ये क्या चीज लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका क्या मतलब हुआ? काम को करने में, ये कैसे पता चलता है? सोचो ना, कोई एक बार बैठता होगा काम करके देखता होगा तभी तो पता चलेगा ना कितना समय लगना चाहिए। तो इनका जो डिपार्टमेंट है जो टाइम सेट करेगा इसका, वो अभी इन एक्सपीरियंस है। नहीं समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से एक बार बेटा, ये बताओ, जैसे आप लोग का पेपर बनता है तो पेपर बैठ के वो लोग भी इंस्टीट्यूट वाले सॉल्व करते होंगे ना कि 3 घंटे में लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। ठीक है। भाई ये टाइम सेट किया जाता होगा ना कि इस काम को करने में इतना समय लगना चाहिए, इतना समय लगना चाहिए। तो ये कह रहे हैं बेटा कि इनका जो टाइम सेट करने वाला डिपार्टमेंट है वो बहुत अभी, जो टाइम सेट करने वाला डिपार्टमेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो कह रहे हैं बताइए हम कौन सा ऐसा बोनस स्कीम लेके चलें जो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो तो हमने इनको सजेस्ट किया कि तुम रोवन स्कीम से चलो, रोवन स्कीम तुम्हारे लिए बेटर है, रोवन स्कीम बेटर है। क्यों? देखो बेटा, क्यों? अगर ये, इसमें आपको नहीं लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, 7 आवर्स का गैप है ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं टाइम सेट करने में प्रॉब्लम है। अब तो बेटा वो हो गया नहीं होता। तुम लोग कभी जब बैंक में जाते हो, अब आजकल पैसे तो मशीन में जमा हो जाते हैं, पहले जब जाते थे तो वहाँ पे क्या है, कैशियर के पास एक बोर्ड लगा होता था, उसमें लिखा होता था कैश डिपॉजिट करने का आइडियल टाइम इतना, डिमांड ड्राफ्ट बनने का आइडियल टाइम इतना। समझ आया? अगर उससे ज़्यादा टाइम लगे तो इस नंबर पे फ़ोन करके बताइए। तो क्या है तो एक एक सिचुएशन क्रिएट करी गई होगी ना, बैंक में उतना रश बनाया गया होगा, फिर किसी आदमी ने पैसे जमा किए होंगे, तब डिसाइड हुआ होगा ना कि 15 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए, 20 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो प्रॉब्लम है। अब उस 15 मिनट को बेटा खूब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो घर पे आप लेबर कॉस्टिंग चैप्टर बैठे रिवाइज करने के लिए, ठीक है, अब आपको यही नहीं अंदाजा लग रहा है कितना समय इसमें हमको लगना चाहिए, तो वो समस्या वाली बात है ना। जैसे मान लो लगना चाहिए 5 घंटे और आपने स्टैंडर्ड सेट किया 7 घंटे का, कितना लगना चाहिए? और कितना आपने स्टैंडर्ड सेट किया? 7 घंटे का। तो बेटा आपने स्टैंडर्ड ही गलत बना दिया ना, अब आप 6 घंटे में पूरा कर ले गए, तो आप तो एकदम, आप कह रहे हो मेरी तो स्पीड बहुत बढ़िया है, एग्जाम में तो पूरा पेपर हम करके आएंगे, 7 घंटे वाला काम हम कितनी देर में कर रहे हैं? 6 घंटे में। 7 घंटा ही गलत आपने सही सेट किया है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो स्टैंडर्ड टाइम सेट करने वाला इनका डिपार्टमेंट है बेटा, ये इन एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो देखो, शुरुआत से लेके अभी तक जो स्टैंडर्ड टाइम था मैंने कितने पे मेंटेन कर रखा था? 4 घंटे पे। यहाँ बढ़ा के मैंने 7 घंटे कर दिया, 10 घंटा कर दिया स्टैंडर्ड टाइम। तो 10 घंटे करने पे क्या हो रहा है? देखो ये हो रहा है
कि गेन तो हो रहा है 35 रुपए का फैक्ट्री को, लेकिन मजदूर को कितना मिल रहा है? 10.5 रुपए। तो मजदूर खुश नहीं रहेगा। कब? अगर आप स्टैंडर्ड टाइम बहुत बढ़ा के उसको दोगे। जबकि जनरली कंपनीज क्या करती हैं, वो कहेंगे चलो 15 मिनट काम करने में लगता है, 5 मिनट बढ़ा के दे दो कि चलो तुम्हें 20 मिनट में ये काम करना चाहिए। समझे? तो एक रिलैक्सेशन टाइम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि वाकई में जितना होना चाहिए उससे आप स्टैंडर्ड को डबल ट्रिपल करके दो। इन दोनों में एक हल्का सा मार्जिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये बात यहाँ पे कहा गया। अब बताओ फिर से एक बार, रोवन और हेल्से में किस में मजदूरी सबसे ज़्यादा मिलती है बेटा? रोवन में सबसे ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पे हमने हर एक पॉइंट से आके जस्टिफाई किया कि हर एक पॉइंट पे आके जस्टिफाई किया हम लोगों ने कि रोवन की स्कीम इस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। एग्जाम में आएगा तो ऐसे कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो बस थोड़ा सा गैप रखो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में। जब मुझे स्पीड प्रूव करनी थी तो बस मैंने क्या किया, यहाँ 2 घंटा लिया था, इसको थोड़ा सा कम कर दिया। ऐसे लेके रटना नहीं है, ऐसे आप एग्जाम में प्रूव कर सकते हो। समझ में? डिजिट्स ऐसे लो जिसमें कैलकुलेटर ना उठाना पड़े, फटाफट वैसे ही हो जाए आंख बंद करके। जैसे डेसिमल में मत लो कि डिवाइड करने पे उसमें ना आए, डेसिमल में टाइम थोड़ा सा बच जाए, बस ये है। आगे बढ़े। ये वाला बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? 10 घंटे वाला ये क्या था इनका? इसका मतलब क्या हुआ? अभी डिपार्टमेंट ही नया नया बना है। डिपार्टमेंट ही नया नया बना है। किस बात का डिपार्टमेंट? स्टैंडर्ड टाइम सेट करने वाला डिपार्टमेंट। वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। तो यहाँ हमने प्रूव करके दिखा ना कि एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में तुम बहुत ज्यादा गैप रखोगे तो इसका मतलब तुमने स्टैंडर्ड बढ़ा के रखा है ना। भाई 10 घंटे का काम 3 घंटे में कौन पूरा कर देता है? 1/3 टाइम में उसने पूरा कर दिया। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड्स आर नॉट गुड। तो जो स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? एक्चुअल के अराउंड, आसपास होने चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लिखा बेटा। अगर स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा के लिखोगे तो भी जो बोनस होगा वो कंपनी को ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉय को कम मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा। कब एम्प्लॉय खुश रहेगा? जैसे बेटा बताओ, आप मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं जब कमाऊं, मैं बढ़ूं, तो मेरे साथ साथ आपकी भी ग्रोथ हो। तो वो पॉजिटिव पॉइंट है ना। अकेले मैं ग्रो करूं तो वो आपको नहीं अच्छा लगेगा, अकेले आप ग्रो करो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, हम दोनों ग्रो करें तब अच्छा लगेगा ना। तो अभी तक क्या हो रहा था देखो, जो पैसा बोनस का आता था दोनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लगभग लगभग। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता था, ऐसा नहीं होता था कि 1/2 मैं रखूं 1/3 आपको दे दूं। ठीक है, लो और डीप में बताता हूँ, लो देखो अगर समझ पाओ तो। बताओ, यहाँ कितने का गैप, यहाँ क्या लिखा है? 3/4 का मतलब 75%। 3/4 का मतलब, तो जो बोनस आएगा उसका भी 75% किसको जाएगा? कंपनी को कितना मिलेगा? 25%। 100% तो होता है। लो दूसरे में आओ, देखो बताओ यहाँ कितना लिखा है? 50%। तो आधा कौन ले गया? आधा कौन ले गया? आधा हमें मिला। अब यहाँ देखो 1/4, इसका मतलब एम्प्लॉय को कितना जा रहा है? 25%। और हमें कितना मिला है? 75%। तो ये गलती कब हुई बेटा? अगर वो बहुत तेजी से काम करेगा तो उसका बोनस गिरेगा। तो उसको एक रीजनेबल स्पीड में काम करना होगा। समझ आ रहा है? और ये देखो इसके बीच में अगर गैप बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो कितना गया उसको? 1/3। और हमारे पास आया 70%। कहने का मतलब ये, स्टैंडर्ड आप ऐसे सेट करो कि स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस हुआ, एम्प्लॉय तेजी से काम कर लेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉय खुद ही अनहैप्पी रहेगा, क्योंकि उसको जो वो उम्मीद करेगा उतना बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखो एक लाइन ये भी, देयर शुड नॉट बी देयर शुड नॉट बी more difference between standard time standard time and actual time.
There should not be more difference between actual time and standard time. Standards time should be set carefully. जितने केयरफुली स्टैंडर्ड सेट करेंगे उतना बढ़िया होगा। डन। अब बताओ मुझे कल कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने बेटा लास्ट में? एक तो ये 38 हो गया। क्वेश्चन 1 किया है क्या? देखो एक बार कॉपी में देखो, 1 किया है। चलो 1 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए क्या लिखा है। Z Limited is working by employing 50 skilled worker. Z Limited काम कर रहा है 50 वर्कर को नौकरी देके। It is considering the introduction of incentive scheme, either हेल्से स्कीम और रोवन स्कीम। हेल्से में बोनस कितना मिलता है, कितने परसेंट? 50%। कोई जरूरी है? यहाँ 50 लिखा है तो भी हम 50 लेते, न लिखा होता तो भी 50 लेते, लेकिन 30 लिखा होता था 30 लेते। अच्छा आगे, फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी टू कोप अप विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाई 40%। अच्छा, इनके प्रोडक्ट की डिमांड 40% बढ़ रही है तो ये लोग सोच रहे हैं कि मजदूरों को बोनस देना शुरू करें, उससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इट इज बिलीव्ड दैट द प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग एन एवरेज 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर। कह रहे हैं बेटा बोनस देने पे मजदूरों की जो इंसेंटिव है वो कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इट कुड एक्ट एज सफिशियंट इंसेंटिव फॉर देम। कह रहे हैं बेटा बढ़िया प्रोडक्शन करवाने के लिए उनके लिए ये पर्याप्त इंसेंटिव है। बिकॉज ऑफ एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलो बताओ यहाँ तक कहानी क्या क्या थी। फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे? 50 लोग। इनकी मार्केट में डिमांड कितनी बढ़ गई? 40%। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, नए मजदूर को हायर करने से अच्छा है जो अपने पुराने मजदूर हैं उन्हीं को बोनस दो, मन लगा के काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर हम बोनस देंगे तो उनको बोनस कितना मिल जाएगा? 20% का बोनस मिल जाएगा। अब ये लोग इस चक्कर में है कि हेल्से की स्कीम दें कि रोवन की स्कीम दें। ठीक है, बताओ पैसे किसमें ज़्यादा मिलते हैं? रोवन में। लेकिन जब दोनों की बात करेगा तो पूरा क्वेश्चन लगा के तब डिसाइड करना किसमें क्या करना है। समझ में है ना, क्योंकि डिजिट्स है ना अपने पास। अच्छा अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड 30 रुपए, मतलब 30 रुपए पर आवर का ये लोग देते हैं। अच्छा, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाई 1 वर्कर फॉर द प्रीवियस परफॉर्मेंस 1.975 आवर। एक मजदूर एक यूनिट को बनाने में कितना समय लेता है? 1.975 आवर्स। आगे बेटा, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, एक महीने में कितने दिन काम होता है? 24 दिन काम होता है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, एक दिन में काम होता है 8 घंटे, 8 आवर्स पर डे। और ये 24 डेज इन अ मंथ। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 6120 यूनिट का। अब हमसे क्या क्या कह रहे हैं? नंबर 1, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हेल्से एंड रोवन। तो चलो पहले यही निकालते हैं। अब बताओ हेल्से और रोवन में अगर हम लोग निकालेंगे बेटा इफेक्टिव अर्निंग तो क्या क्या चाहिए होगा? टाइम सेव्ड और, चलो मैं यहां लिखता हूं, आ जाओ। चलो यहां लिखो पहले, टोटल वेजेस
कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर हेल्से एंड रोवन प्लान। सबसे पहले हेल्से प्लान। फॉर्मूला बेटा जरूर लिख के आना एग्जाम में। तो यहां हो जाएगा आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर इंटू 50%। इससे आ जाएगी टोटल वेजेस। अच्छा, और फिर यहीं पे रोवन का अगर हम लोग निकालें, रोवन प्लान, अगर निकालें रोवन प्लान का, तो टोटल वेजेस हो जाएगी आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय वेजेस रेट प्लस टाइम सेव्ड multiplied by wages rate multiplied by time taken divided by time allowed। टाइम अलाउड। ठीक है, तो बेटा अब चलो इसके लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ जरा हम लोग निकाल लेते हैं। और देखो जो जो दिया है वो तो लिख ही दो। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो क्या दिया है। गारंटीड वेजेस रेट कितना है, 30 रुपीज़ पर आवर। तो जहाँ जहाँ वेजेस रेट लिखना है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं ₹30, ₹30, ₹30, ₹30। ये हो गया। अब बेटा मुझे निकालना है एक्चुअल टाइम निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है और टाइम सेव्ड निकालना है। तो आइए नीचे यहाँ निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम एंड टाइम सेव्ड। ठीक है, चलो निकालते हैं पहले स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, बताओ कितनी यूनिट बनाई है इन लोगों ने, 6120। और एक यूनिट बनाने में कितना समय लगना चाहिए था, 1.975 आवर्स। तो अब हम करेंगे 6120 यूनिट्स बनाई इन्होंने। एक यूनिट बनाने में एक यूनिट बनाने में 1.975 आवर्स लगना चाहिए था। मल्टीप्लाई करो 6120 इंटू 1.975, 12
087 आवर्स, ये तो आ गया स्टैंडर्ड टाइम। अब निकालेंगे एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम, लो देखो एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा। अब ये देखो बेटा, एक्चुअल टाइम, देखो इन्होंने क्या किया, महीने में रोज 8 घंटे काम किया, महीने में 24 दिन काम किया, तो ये देखो अब ऐसे निकलेगा, 8 घंटे काम हुआ, 24 दिन काम हुआ। अब 50 लोगों ने किया है, ऊपर लिखा था ना 50 वर्कर हैं, कोई एक दो नहीं है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा टोटल कितने घंटे काम हुआ, 9600 आवर्स। तो भी जल्दी कर लिया, 12,000 घंटे का काम 9,000 घंटे में कर लिया। अब यहाँ निकालो टाइम सेव्ड, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो 12087 9600 2487 आवर्स, 2487 आवर्स। सारी चीजें निकल गई हैं, रखिए इसको ऊपर फॉर्मूले में, आ गया आपका आंसर। तो अब अगर मैं यहाँ रखूँ तो आवर्स वर्कड ये हो गया 9600 आवर्स, टाइम सेव्ड निकाला हम लोगों ने 2487 आवर्स, नाइन्टी सिक्स हंड्रेड इंटू 30, 288000, 2487 इंटू 30 इंटू 50%, 37305। तो ये आ रहा है 325305। यहाँ आ जाओ, 9600 आवर्स काम हुआ है, टाइम बचाया है 2487 आवर्स, टाइम टेकन है 9600, टाइम अलाउड था 12087। ये तो वही रहेगा 288000 प्लस 2487 इंटू 30 इंटू 9600 डिवाइडेड बाई 12087, 59258। ऐड कर लो, 3,47,258.38। यहाँ भी 38 था, ठीक है, ये हो गया। तो ये इनके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हेल्से और रोवन में टोटल वेजेस निकाल दो। निकाल दिया, किस में ज़्यादा आ रहा है, रोवन में ज़्यादा आ रहा है, तो ये बेटा हम लोगों ने निकाल दिया। नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब इन्होंने कहा है इफेक्टिव वेजेस निकालो, ये तो हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, ये पहला था। अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट, ये सबका हो गया कि नहीं, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड में देखो क्या कर रहा है, नहीं पहला ये भी चल रहा है बेटा, कैलकुलेट इफेक्टिव वेजेस, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हेल्थ एंड रोवन। अच्छा अभी यही चल रहा है, रुक जाओ। तो अब यहाँ नीचे लिखो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, कैसे आता है ये, जब हम लोग टोटल वेजेस को डिवाइड करते हैं टोटल आवर्स से। टोटल वेजेस को जब हम लोग डिवाइड करते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड से, टोटल वेजेस
अच्छा, एक एक करके निकालते हैं। अगर हम निकालें हेल्थ से का, अगर हम हेल्थ से प्लान का निकालें, तो हेल्थ से में टोटल वेजेस कितनी दी थी हम लोगों ने? हेल्थ से 325,305, 325,305 की वेजेस दी है। और कितने घंटे काम हुआ था हेल्थ से में? 9600। देखो कितना है बेटा, 33.89 पर आवर। और मान लो यही हम लोग चेक करें रोवन का, रोवन में दिया है हम लोगों ने टोटल 347,258.38 डिवाइडेड बाई 9600 आवर्स, 36.17 पर आवर। तो अब जाके ये पहला आंसर कंप्लीट हुआ, इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस निकल के आ गई। गारंटीड वेजेस कितनी थी? लेकिन बोनस की वजह से बढ़ के यहाँ 33 है और यहाँ 36 है। देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा था, गारंटीड 30 रुपए का था, लेकिन बोनस मिल रहा है तो बोनस की वजह से ये बढ़ गया। तो ये जाके हम लोगों ने पहला आंसर कंप्लीट कर लिया। दूसरे पे और क्या कहिए, पढ़ो। कैलकुलेट सेविंग टू द जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर पर पीस। अच्छा, कह रहे हैं बेटा इनकी सेविंग निकाल के बताओ पर पीस के हिसाब से। चलो निकालते हैं, लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ सेविंग इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। पर पीस निकालें? सामने देखिए सब बच्चे, देखो बेटा, अब ये बताओ, जब इन्होंने रोवन हेल्थ से स्कीम के बारे में नहीं सोचा था, किसके बारे में नहीं सोचा था? तो ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, देखो अ, देखो, एक पीस बनाने में लगभग 2 घंटा लगता था कि नहीं? 1.975 आवर्स का मतलब क्या हुआ, लगभग 2 घंटे। 1 घंटे का कितना पैसा देते हो? 30 रुपए। तो लगभग लगभग 60 रुपए लग जाता था। ठीक है, तो पहले आओ निकालते हैं प्रेजेंट कितना है, फिर रोवन का, फिर हेल्थ का, तब पता चलेगा सेविंग। तो लिखिए इसमें, प्रेजेंट, प्रेजेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रेजेंट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस एक यूनिट बनाने में 1.975 आवर्स का टाइम लगता है, और 1 घंटे का हम लोग 30 रुपीज पे करते हैं। 1.975 इंटू 30, तो बेटा 59.25 की पड़ती है हमें एक यूनिट। अभी एक यूनिट हमें पड़ती है 59.25 की। आगे, अब अगर हम निकालें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो अगर मैं मान लो निकालूं हेल्थ से का,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर हेल्थ से प्लान। तो हेल्थ से प्लान में पैसा कितना लगा था? 325305, 325305। और यूनिट कितनी बनाई थी? वही जो है 6120 यूनिट। डिवाइड करो बेटा जरा। 53.15, तो काफ़ी पैसे बच गए। वहाँ पे 59 है, यहाँ 53 है। और रोवन वाला देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अंडर रोवन प्लान। रोवन में लगा था 347,258.38। इसको डिवाइड कर दो 6120 यूनिट से, कितना आता है? 56.74। तो अब नीचे निकाल लीजिए, सेविंग इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, पहले हेल्थ से और फिर रोवन। तो बेटा 59.5, 59.25, ये हम लोग का प्रेजेंट था, इसमें से माइनस कर दिया हेल्थ से का 53.15, और इसका है 56.74। तो 6.10 का यहाँ सेविंग हो रहा है, 2.51 की यहाँ सेविंग हो रही है। तो निकल के आ गया कि सेविंग कितनी कितनी हो रही है। ठीक है, लास्ट। अब पढ़ो क्या कह रहे बेटा। एडवाइज जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ स्कीम टू फुलफिल देयर एश्योरेंस। स्क्रीन पे देखो सामने, एडवाइज जेड लिमिटेड कह रहा है, जेड लिमिटेड को एडवाइस करो, जेड लिमिटेड को एडवाइस करो अबाउट सिलेक्शन ऑफ स्कीम। तो ये बताओ, इधर देखो बेटा, इन लोगों ने क्या कहा था, जब हम बोनस देंगे तो मजदूरों की मजदूरी कितनी बढ़ जाएगी? 20%। तो हमें वो स्कीम सेलेक्ट करनी चाहिए जिस पे लगभग लगभग इनका ये प्रॉमिस पूरा होता हो। यही तो हुआ ना। पढ़ो, एडवाइस जेड लिमिटेड अबाउट सिलेक्शन ऑफ स्कीम टू फुलफिल देयर एश्योरेंस। तो इन्होंने क्या एश्योरेंस दिया था? इन्होंने एश्योरेंस दिया था ना यहाँ पे, इट इज बिलीव दैट द प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग अबाउट 20% इंक्रीज ओवर द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द वर्कर। इट इज सफिशियंट टू फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर बिकॉज ऑफ एश्योरेंस। ये देखो, बिकॉज ऑफ एश्योरेंस, उनको वादा किया गया था कि जो हम बोनस देंगे उससे तुम्हारी क्या होगी, 20% मजदूरी बढ़ जाएगी। तो अगर बढ़ेगी तो ही प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। तो अब आइए देखते हैं किसमें इनकी अर्निंग 20% बढ़ रही है। जिसमें बढ़ रही है वही वाला बेस्ट मेथड है। चलो निकालो थर्ड पॉइंट। पहले लिखिए, प्रेजेंट अर्निंग ऑफ वर्कर। अभी क्या होता है, अभी हमारा वर्कर एक्चुअल टाइम इनटू वेजेस रेट। अभी हमारा वर्कर 9600 आवर्स काम करता है, 1 घंटे का हम लोग 30 रुपये देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 288000। तो अभी उसकी अर्निंग ये है।
अभी उसकी अर्निंग ये है, अभी उसकी अर्निंग बेटा ये है। ठीक है, अब ये बताओ क्या प्रॉमिस किया गया है, कितने से उसकी अर्निंग हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये देखो, डिजायर्ड अर्निंग, डिजायर्ड अर्निंग का हमने प्रॉमिस किया है प्रेजेंट अर्निंग इंटू 120%। अभी 100 है तो 120 हो जाएगा। तो जरा 288000 का 120% निकालो, कितना आता है? 345600। तो 3,45,600 आ रहा है। अब यही स्क्रीन पे देखिए, ये देखो 3,45,600। बेटा अगर हेल्से का प्लान लेते हो तो हेल्से में तो 3,25,000 ही दे पा रहे हैं ना हम लोग। बोलो, हेल्से में कितना दे पा रहे हैं? 3,25,000, और जबकि देना कितना है? 3,45। जबकि रोवन में हम लोग दे पा रहे हैं 3,47। तो किस में हम लोग का पूरा होगा? रोवन वाले में पूरा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो अब यहाँ नीचे लिखिए, अर्निंग अंडर हेल्से प्लान 325305, रोवन प्लान 347258.38। तो यहाँ लिखिए, रोवन स्कीम should be adopted। रोवन की स्कीम अडॉप्ट करनी चाहिए। हेल्से की स्कीम में जो कंपनी का कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हो गया बेटा? चलो क्वेश्चन 30 पे आइए। चलो एक नया कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर 30 कराता हूँ। आओ चलो एक नया कंसेप्ट लिखिए। कितने कंसेप्ट किए हम लोगों ने? हम लोगों ने किया है 2 कंसेप्ट। तीसरा लिखिए, कंसेप्ट नंबर 3, हेडिंग बनाइए। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। लेबर कॉस्ट में ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो पहले लिखते हैं मीनिंग ऑफ ओवर टाइम। सबसे पहले लिखेंगे बेटा मीनिंग ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? बताओ ओवर टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा। नहीं बेटा, ये ओवर टाइम नहीं होता। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से।
जैसे देखो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, इसका सही आंसर है आवर्स वर्कड बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। क्या बोला मैंने? जैसे सुबह 10 बजे किसी को ऑफिस आना है, शाम के 6 बजे तक काम करना है, तो 10 बजे से पहले अगर करेगा तो ओवर टाइम है, 6 के बाद करेगा तो ओवर टाइम है। समझ आया? नॉर या, या जिस दिन छुट्टी है, जब उस दिन करेगा, संडे या हॉलीडे को किस दिन काम किया उसने, तब वो ओवर टाइम है। वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नोन एज ओवर टाइम। बात समझ में आई? फिर से सुनो, देखो मेरी तरफ। लॉ में तुम लोग, लेबर लॉज हैं तुम लोग के सिलेबस में कि नहीं? नहीं है? अच्छा, अभी इसमें इम्पैक्ट आता है। देखो बेटा, लेबर लॉज लगते हैं ना, जैसे कोई भी ग्रेचुटी, ग्रेचुटी क्यों दी जाती है एम्प्लॉय को? क्योंकि एक्ट पास है, वरना कौन कौन ग्रेचुटी देना चाहता है? एम्प्लॉयर सैलरी देके फुर्सत करेगा? तो वैसे क्या है, लेबर लॉज पास हैं। लेबर लॉज में क्या लिखा है, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम का डबल पेमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? डबल पेमेंट मिलेगा। समझ आए? और जो लोग भी अपने आप को लेबर, जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उनके यहाँ एक एक एम्प्लॉई की प्रॉपर अटेंडेंस होती है, कौन कितने दिन डेली काम कर रहा है, उसी बेसिस पे उसकी सैलरी बनती है। तो लेबर लॉज में लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम करता है तो उसका उसको डबल पेमेंट करेगा। और लेबर लॉज में ओवर टाइम को डिफाइन किया गया है। ओवर टाइम का ये मतलब नहीं है कि जो टाइम दिया उससे ज़्यादा लगा, जी नहीं। 10 से 6 उसको ऑफिस में काम करना था, 6 बजे के बाद अगर रोकोगे तो ओवर टाइम है, 10 से पहले अगर आएगा तो क्या है? ओवर टाइम है। बात समझ में आई? तो इसका उसको क्या मिलेगा? डबल पेमेंट मिलेगा। बोलो, सबको क्लियर हुआ? अच्छा, और सुनो, अब और दिमाग में डाउट आता है। सर मान लीजिए 10 से 6 कोई आया ही नहीं, उसने कहा 10 से 6 हमको कहीं जाना है, सुबह वो आ गया 8 बजे, 8 से 10 काम किया, और 10 से 6 उसको कहीं जाना था, फिर वो आ गया शाम को 6 बजे से लेके और 10 बजे तक रात में काम किया, तो ये भी ओवर टाइम नहीं है। पहले नॉर्मल वर्किंग आवर्स करो, उसके बाद एक्स्ट्रा आवर्स करो, या उससे पहले करो, तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और वो जो ओवर टाइम आवर्स होंगे उसकी कितनी पेमेंट होगी? डबल पेमेंट होगी। कहाँ लिखा है ये? लेबर लॉज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगली बात सुनो। अब वो तो अभी अगला कंसेप्ट है, अभी आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, अभी मैं डबल पेमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे मजदूरों ने ओवर टाइम किया, हमारे एम्प्लॉयज़ ने ओवर टाइम किया, तो हमने उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसका हम क्या करें? क्या करें का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो, सोचना मेरे साथ साथ, मैं ये कैलकुलेटर बना के बेचता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो वो सीजन आ गया, सब बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, सबको कैलकुलेटर चाहिए, तो ये हुआ, मैंने इसका प्रोडक्शन डबल कर दिया। डबल कर दिया तो मेरे पास अब दो चॉइस है, या तो मैं और मजदूर हायर करूं, नई मशीन लगाऊं, है ना, फिर काम करूं, या मेरे पास जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनसे मैं बात कर लूं, उनसे ओवर टाइम करवा के अपना पूरा कर लूं। अब उन्होंने ओवर टाइम करना शुरू किया, ओवर टाइम शुरू किया, तो एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़े। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे मैं दे रहा हूं उसका मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब मैं उसको कहाँ दिखाऊं? क्योंकि कॉस्ट के तीन कंपोनेंट होते हैं। कॉस्ट के तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड। तीन होते हैं। तो ये जो हमने पेमेंट किया ओवर टाइम का, इसको हम क्या करें? इसको हम लेबर में दिखाएं, जैसे हम लेंगे तो कस्टमर से, कस्टमर से तो लेंगे ही ना ओवर टाइम का पेमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले मुझे लेबर कॉस्ट देनी पड़ती थी 10 रुपए की, अब मुझे लेबर कॉस्ट देनी पड़ रही है 15 रुपए की, तो ये जो 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, इस 5 रुपए को मैं कहाँ दिखाऊं? मैं लेबर में दिखाऊं या ओवरहेड में दिखाऊं, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। या कहीं ना दिखाऊं, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा? चार केसेस हैं, समझ में है? क्या है ओवर टाइम? बोलो, क्या है ओवर टाइम? हाँ, वर्किंग बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज ओवर टाइम। ठीक है, कोई दिन में किसी की नौकरी थी, वो दिन में नहीं आया, रात में करके चला गया, तो उसको ओवर टाइम नहीं काउंट किया जाएगा। पहले अपना नॉर्मल वर्किंग आवर निपटाओ, फिर एक्स्ट्रा काम करोगे उसके बियॉन्ड, बिफोर और आफ्टर, तो उसको माना जाएगा ओवर टाइम। समझ आया बेटा? ठीक, हाँ। क्या बेटा? नहीं, 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 उसको काउंट ही ऐसे होगा ना, पहले 9 घंटे की शिफ्ट है तो 9 घंटा पूरा करो, फिर उसके बाद जब काम करोगे,
और वो भी या तो 10 से पहले या तो 6 के बाद, तब वो ओवर टाइम काउंट होगा। ठीक है, अब बहुत डीप में मैं बताना नहीं चाहता, उसका अगला कंसेप्ट है। होता है ऐसे है, 10 से 6 किसी को काम करना है, तो 10 से 6 काम किया तो नॉर्मल है, 6 से 7 किया तो एक्स्ट्रा आर है। क्या है? 7 के बाद ओवर टाइम होता है। लेकिन अब हम लोग उसी में डिस्कस करते रह जाएंगे, ये कंसेप्ट रह जाएगा। वो एक्स्ट्रा आवर इसलिए होता है, 10 बजे की नौकरी में कोई 10 बजे आ जाता है क्या? नहीं आता ना, आदमी आधे घंटे 20 मिनट कुछ लेट आता है। कोई लंच करने गया तो कौन सा 15 मिनट का लंच है, तो 15 मिनट में निपटा के वो सीट पे आ ही जाता है। तो 1 घंटा अगर रुक भी गया तो लेबर लॉज में लिखा है दैट इज एक्स्ट्रा आवर्स, आपको उसका डबल पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद जब करोगे तब उसको ओवर टाइम मानेंगे, उसका पैसा दिलवाएंगे। समझ में? तो अभी उस पर आएंगे। तो अब बताओ ओवर टाइम का, चलो लिखो पहले ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ। लिखिए, ओवर टाइम मीन्स वर्किंग बियॉन्ड normal working time. Overtime wages rate is always more than normal wages rate. Normal wages rate. ओवर टाइम का रेट हमेशा कैसा होता है? नॉर्मल से ज्यादा होता है। जब क्वेश्चन में लिखेगा लेबर लॉस के हिसाब से बताओ, तब डबल चलेगा। समझ आया? जब तक नहीं लिखा है तब तक दिया होगा, जो दिया होगा वैसे काम करो। अब लिखिए इसमें, इन फॉलोइंग 4 cases we are going to learn how it is treated in employee cost. पहला केस, केस वन। केस वन है, when overtime is done regularly due to shortage of labor. When overtime is done regularly due to shortage of labor. तो इसका ट्रीटमेंट होता है, इन सच केस overtime will be charged using inflated wages rate. For example, normal wages rate, normal working hour हैं 8 आवर्स, एट द रेट ₹10 के हिसाब से देते हैं हम लोग 80 रुपीज। ओवर टाइम वर्किंग आवर्स 2 आवर्स एट द रेट ₹20, तो ये हो जाएगा 40। अब इसको ले लेंगे, इसका टोटल 120 और इसका टोटल कर लेंगे, ये आ गया 10 आवर्स। और अब यहाँ निकालेंगे वेजेस रेट पर आवर इन्फ्लेटेड 120 divided by 10 hours
₹12 per hour. एक केस और लिखो, तब दो बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा. केस 2, when overtime is done irregularly, when overtime is done irregularly, overtime is done irregularly. तो यहां लिखिए, in such case overtime will be treated as factory overhead. Overtime will be treated as factory overhead. हो गया? स्क्रीन पे देखो बेटा, अब यहाँ सीखने जा रहे हो ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है. प्रॉपर अपने पास इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए एकदम ध्यान से इसको सुनना. कोई हम लोग थ्योरी नहीं कर रहे हैं. देखो ओवर टाइम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया. अब ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट होगा. तो पहला ट्रीटमेंट बेटा, अगर ओवर टाइम रेगुलरली कराया जाता है. कैसे करवाया जाता है? रेगुलरली का क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से. देखो बेटा, बहुत पहले क्या था, एक बार फोर्ड मोटर कंपनी लॉस में चल रही थी. तो तब हेनरी फोर्ड जिंदा थे. तो उन्होंने सोचा कंपनी को प्रॉफिट में कैसे लाएं. तो दो चार कंसल्टेंट को बुलाया उन्होंने. तो उनसे कंसल्टेंट ने कहा कि क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास क्या. फोर्ड से पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या सोच रखा है. वो कहते हैं क्या करेंगे, मजदूरों को निकालेंगे. 100 मजदूर हैं जैसे, तो 20 को निकाल देंगे. तो कितने को सैलरी देनी पड़ेगी, 80 को. और 80 से कराएंगे ओवर टाइम, प्रेशर डालेंगे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी. तो उनको सजेस्ट किया गया ये अच्छा तरीका नहीं है. मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि ओवर टाइम क्यों करवाया गया. तो ये है वो उनका जो प्लान था फोर्ड का, वो क्या था, रेगुलर करवाने का. कि 20% को निकाल देंगे, जो 80% बचेंगे उन पर प्रेशर डालेंगे, उनसे 100 का काम कराएंगे. समझा? तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है अगर आप ओवर टाइम करवाओगे रेगुलरली, क्यों, क्योंकि आपके पास मजदूरों की कमी है. आपके पास मजदूरों की कमी है. अगर आप ओवर टाइम कराएंगे इसलिए क्योंकि आपके पास मजदूरों की कमी है, तो ऐसे में बेटा वेजेस रेट को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा. क्या किया जाएगा, वेजेस रेट को. अब इसका क्या मतलब हुआ, स्क्रीन पे देखना. देखो, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, 8 घंटे अपने एम्प्लॉय से काम कराते हैं और 1 घंटे का 10 रुपए देते हैं. तो बताओ उसकी पेमेंट कितनी बनी, पेमेंट कितनी बनी. अच्छा, वेजेस का रेट कितना है, वेजेस का रेट कितना है, 10 रुपए. वेजेस का रेट 1 घंटे का कितना है, खूब ध्यान से सुनना. फिर हमने ओवर टाइम कराया 2 घंटे का, तो 10 का जस्ट डबल कितना दिया, 20 रुपए. तो कितना गया, 40 रुपए गया ना. फिर से बता दो वेजेस रेट कितना है इस कंपनी में, 10 रुपए. अब हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, कहता है क्योंकि तुम रेगुलरली ऐसा करवाते हो, तो ऐसा करो, तुम किसी को 10 रुपए मत बताओ अपना रेट, 15 रुपए बताओ. कितना बताएं, सॉरी 12 रुपए बताओ. कहते हैं ऐसा करो, तुमने जो टोटल पैसा दिया उसको टोटल आवर से डिवाइड करो, जो निकल के आया ये तुम्हारी वेजेस रेट है. तुम 10 रुपए नहीं है, वेजेस रेट तुम्हारा कितना है, 12 रुपए का. समझ आए? अब बताओ फिर से, जब कैसे करवाएंगे काम हम लोग, रेगुलरली ओवर टाइम कराएंगे तो क्या होगा, वेजेस रेट को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा. वेजेस रेट को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करके दिखाएंगे. ठीक है. अच्छा, एक तो ये बात हुई. अब दूसरा बेटा, अगर ओवर टाइम कराते हैं इररेगुलरली, अगर ओवर टाइम कराते हैं इररेगुलरली, इररेगुलरली अगर ओवर टाइम कराया इररेगुलरली, इररेगुलरली का मतलब क्या हुआ, है ना.
कभी कभी ओवर टाइम हो जाता है, जनरली क्या चलता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स ही चलते हैं। तो कहते हैं जैसे मान लो जनरली आप 10 रुपए देते हो घंटे के हिसाब से, कभी ओवर टाइम हो गया, 10 की बजाय आपको 12 रुपए देना पड़ा। तो ये जो 2 रुपए आपका है, 2 रुपए, इसको लेबर में मत दिखाओ, ये ओवरहेड में दिखाया जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। किस में दिखाया जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। मतलब आपसे कोई पूछेगा आपके यहाँ मजदूरी कितनी है, तो आप 10 ही रुपए बताएंगे। पिछले में कितना बता रहे थे? 12 रुपए। यहाँ पे रेट वही रहेगा, जो 2 रुपए का डिफरेंस है उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा इन केस ओवर टाइम विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, उसको फैक्ट्री ओवरहेड की तरह दिखाएंगे। बोलो कोई डाउट? तीसरा हो, थर्ड पॉइंट लिखिए, केस 3। केस 3 बेटा, व्हेन ओवर टाइम इज वर्कड when overtime is worked to meet up production shortfall due to abnormal situation। एबनॉर्मल सिचुएशन का मतलब फायर, मशीन ब्रेकडाउन, फायर, मशीन ब्रेकडाउन। तो ऐसे में इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाएंगे। देखिए, ओवर टाइम पेमेंट will be treated as loss and it will be transferred to costing P&L, costing P&L, ब्रैकेट में लिखो डेबिट साइड। कॉस्टिंग P&L, डेबिट साइड। हो गया? चलो स्क्रीन पे देखो सब लोग। देखो बेटा, अगर ओवर टाइम करवाया प्रोडक्शन की शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए एब नॉर्मल सिचुएशन में, तो उसको कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, सुनो, खूब ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या होगा बेटा, जैसे मान लो फ्लड आ गया, फ्लड आने से फैक्ट्री का जो कुछ, फ्लड आने की वजह से फैक्ट्री में जो कुछ फिनिश्ड गुड्स रखा था सब बेकार हो गया, तो उसको तो कंपनी ने डिस्पोज किया। अच्छा, मार्केट में डिमांड बनी हुई है, तो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए अब क्या किया जा रहा है, मजदूरों से एक्स्ट्रा आवर्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि जहां हमको 10 रुपए की लेबर देनी पड़ती थी, जहां फैक्ट्री को 10 रुपए की लेबर देनी पड़ती थी, वहां वो 15 रुपए की लेबर दे रहे हैं। तो अब बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 5 रुपए। कितना पैसा एक्स्ट्रा दें? तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है ये जो 5 रुपए तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। क्या नहीं बढ़ेगी? कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। कहते हैं इसको ले जाओ अपने पीएल में डेबिट करो, नुकसान करके। और डिटेल में बताता हूँ तो समझ में आएगा। सुनो, अभी कुछ दिन पहले हुआ था, चेन्नई में बाढ़ आई थी। क्लास के बाद अभी देखना तो क्या है, बहुत सारी कार बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी चेन्नई में ही है। तो क्या है, जो कार वार बना के सब रखी थी सब डूब गई, रखी तो सब वेयर हाउस में बाहर ही जाती है। अब क्या हुआ, खाली चेन्नई में आई थी, पूरे इंडिया में तो आई नहीं थी। कार की डिमांड है, तो क्या होगा, कार बनेगी, बेची जाएगी। अब बनेगी कैसे? सब ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे।
ओवर टाइम करेंगे तो मजदूरी ज़्यादा दोगे तो मटेरियल उतना ही लग रहा होगा, सोचो ओवरहेड उतना ही लग रहा होगा, लेकिन लेबर ज़्यादा लगी। तो ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि लेबर ज़्यादा लगने की वजह से कार का दाम नहीं बढ़ाने देंगे। वो जो ज़्यादा पैसा लेबर को ले जा रहे हो वो ले जाके अपने पीएल में डेबिट करो। पीएल में डेबिट करने का मतलब अपना नुकसान दिखाओ, अपना प्रॉफिट कम करो, कार नहीं महंगी करने देंगे। समझ में है? पिछले दोनों में कार महंगी हुई क्योंकि पिछले में वेजेस का रेट बढ़ाया नंबर पहले के इसमें, और दूसरे में हम लोगों ने ओवरहेड में ले गए, तो ओवरहेड भी तो कॉस्ट का ही पार्ट होता है। समझ में आई बात? तो इससे क्या है, प्रोडक्ट नहीं महंगा करने देंगे। कहाँ लेके जाना होगा? कॉस्टिंग पीएनएल की डेबिट साइड में। अकाउंटिंग पढ़ रहे हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? तो यहाँ पीएल नहीं बनता जो पीएल, लेकिन बन अगर जरूरत पड़ी तो बनाते वैसे ही जैसे अकाउंट से बनता है, तो उसका नाम हो जाता है कॉस्टिंग पीएनएल। समझ आए? बनेगा वैसे ही, जो डेबिट क्रेडिट सब कुछ वैसे ही है। बोलो क्लियर हुआ? तो इससे प्रोडक्ट का दाम नहीं महंगा होगा। क्या करोगे? अपना नुकसान दिखाओ ले जाके, क्योंकि अरे याद करो कोई नई चीज नहीं है। चलो लॉस बाई फायर की एंट्री बताओ, फटाफट बताओ क्या पढ़ा था, 11वीं क्लास से पढ़ते हो लॉस बाई फायर। चलो गुड्स खरीदने की एंट्री बताओ जल्दी से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर वट एवर। चलो अब नुकसान हो गया तो लॉस बाई फायर अकाउंट, यही तो कम होगा टू परचेज। फिर अगली एंट्री क्या होती थी? इसका इंश्योरेंस है कि नहीं है? मान लो नहीं है तो क्या होता था? पीएनएल डेबिट टू लॉस बाई फायर। अब एबनॉर्मल लॉस कहाँ गया? हरदम वहीं जाता है, यहां भी गया। बचपन से आज तक जितनी पढ़ाई करी है हमेशा एबनॉर्मल आइटम कहाँ बेचते हैं हम लोग? पीएल में। तो ये भी कहाँ गया? पीएल में गया। चलो लास्ट केस 4, व्हेन ओवर टाइम इज डन at the request of customer. When overtime is done at the request of the customer. बेटा ओवरटाइम कैसे हुआ? तो पैसा कौन देगा? कस्टमर देगा। समझ में? आप अपने लिए कोई कपड़े सिलवा रहे हो, नॉर्मल टेलर कहता है हम हफ्ते भर में देंगे, आप कहते हो नहीं मुझे आज शाम को चाहिए, सुबह दे रहे हैं, तो तुरंत कहेगा कि 2000 की चीज़ का हम 4000 लेंगे, आपको देना पड़ेगा, आपको चाहिए तो ओवर टाइम वो करवाएगा अपने लोगों से, सबका काम रुकवा के पहले आपका पूरा करवाएगा, फिर बाकियों का करवाएगा। तो इसी को बोलते हैं ओवर टाइम करवाया गया एट द कस्टमर रिक्वेस्ट। तो उसका पैसा कौन देगा? और वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। समझ आए? लिखो इसमें, लिखिए ओवर टाइम will be added to cost of customer order and it will be recovered from customer. It will be recovered from customer. चलो बताओ चारों केस क्या क्या है? पहले में क्या था? रेगुलरली करवाया तो क्या होगा? वेजेस रेट को बढ़ा देंगे। दूसरे में क्या था? तो क्या करोगे? फैक्ट्री। चौथे में तीसरे में क्या था? एबनॉर्मल। एबनो हाँ, उसकी एबनॉर्मल का मतलब क्या था? लॉस बाई फायर, लॉस बाई फ्लड प्लस मशीन ब्रेकडाउन, चलते चलते मशीन खराब हो गई, तो उसकी वजह से भी जो नुकसान हुआ उसको क्या बोलेंगे? पीएनएल में, कॉस्टिंग पीएनएल की डेबिट साइड में। अगला बताओ, तो इसका पैसा कौन देगा? कस्टमर देगा। और ये देखो बेटा, प्रॉपर इस पे हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये देखो, ये है क्वेश्चन। अब इनकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, अभी तो टाइम नहीं बचा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड overtime in the when overtime is worked regularly throughout the year, when overtime is worked irregularly to meet the requirement,
when overtime is at the request of the customer. ठीक है, ये ऊपर कहानी पूरी बताइए ओवरटाइम का क्या क्या होगा, तो ये हम लोग को यहाँ पे बताना होगा। हाँ, अब बता दो ओवरटाइम होता क्या है, क्या बताया था मैंने? ठीक है, अब ये देखो होता क्या है, पढ़ो। ये लोग कैसे करते हैं, संडे और हॉलीडे का देते हैं 225%। कितना देते हैं? जहां 100 रुपए देने चाहिए वहां कितना देंगे, 225। तो लेबर लॉ मना थोड़ी नहीं करता है, दो जितना दे पाओ, तो कहता है कम से कम डबल दिलवाएंगे। ठीक है, संडे का 225%, और ये 25% इधर वाला इधर एडजस्ट कर रखा है। कहते हैं सुबह जल्दी आ जाओगे, रात में रुक के काम करोगे तो 175% देंगे। सब जोड़ जाड़ के 200% ही तो हो गया। इसका 25 लाओ, इसमें ऐड कर दो, तो ये 200 हुआ, ये भी 200 हो गया। समझ आए? ठीक है, तो कंपनी ऐसे पेमेंट करती है। अब ये देखो क्या है, नॉर्मल टाइम इन्होंने काम करवाया 1 लाख घंटे, बिफोर एंड आफ्टर करवाया है 20,000 घंटे, और संडे और हॉलीडे को करवाया है 5,000 घंटे इन्होंने काम करवाया है। और ये देखो रेट क्या है, 10 रुपये घंटा मजदूरी है। तो बेटा देखो नॉर्मल क्या हुआ, 10 रुपये घंटा, बिफोर आफ्टर 10 रुपये का 175%, 17.5 रुपीज़ पर आवर, और संडे हॉलीडे को कितना हो जाएगा, 22.5 रुपीज़ पर आवर। ये तो होगा, ये 3 रेट अपने निकल के आ गए। अब उस 3 रेट में ये एक जॉब परफॉर्म की गई है, ये लिखा है ना, द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन द जॉब जेड। जॉब का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? जॉब का मतलब, जॉब का मतलब ये हुआ, ऐसे सुनो बेटा, जैसे किसी सर्विस सेंटर पे आपकी कार गई रिपेयर होने के लिए, तो किसी की कार में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, तो उसको वो लोग जॉब बोलते हैं। समझ आए? सब में अलग अलग काम होना है ना, तो ये क्या हो गया, जॉब। और अच्छे से बताता हूँ, देखो जैसे कोई कारपेंटर है, कारपेंटर है बेटा, उसकी दुकान में जो सामान लगा है वो बना बना के वैसे ही बेचता है। अब आप अपनी एक स्पेशल डिज़ाइन लेके गए, मेरी स्टडी टेबल ऐसे बना दो, तो दैट इज़ जॉब। वो आपके हिसाब से काम होगा ना, तो उसको क्या बोलेगा, वो इरेगुलर नेचर का हो गया उसका, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ जॉब। जॉब का मतलब ये हुआ, समझ आए? और जब जॉब बड़ी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे मेट्रो बनी है लखनऊ में, ये भी तो एक जॉब है, सरकार ने लगवाई है, बस ये हैवी हो गया तो उसी को क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट। तब इस पे कौन सा चैप्टर लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समझ आए? और जब ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और वही जॉब अगर बहुत हो जाए, इधर देखो मेरी तरफ, वही जॉब बेटा, जैसे मान लो मैं इस कंपनी से बोलूँ यही कैलकुलेटर मुझे चाहिए, इसमें से कुछ बटन बटन हटा दो और कुछ मैं बता रहा हूँ वो ऐड कर दो, तो वो क्या हो गई, जॉब हो गई। अब मैं बोलूँ ऐसे मुझे 500 कैलकुलेटर चाहिए, तो वो बैच हो गया। क्या हो गया, एक साथ बनाएगा ना 500, होमोजेनियस है। और जब एक ही बनेगा लेकिन बहुत हैवी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। फर्क समझ में? जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो ये कोई जॉब हुई है इसमें बताना, अब टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास से यहीं से शुरू करेंगे।